गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पतियों को भारत की हम पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में आपको हमने बताया था कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति भारत में पाई जाती है और उन वनस्पतियों में उनका वितरण कहाँ कहाँ है और उनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। ये सभी हम आपको पिछली कक्षा में बता चुके हैं, लेकिन आपको हमने एक काम दिया था कि मानचित्र आपको खुद बनाना है। उम्मीद है आप सभी ने बना लिया होगा। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं मानचित्र, भारत की प्राकृतिक वनस्पति का मानचित्र। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि मानचित्र बनाना एक इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए उसके संदर्भ में हम मानचित्र बनाएंगे। चलिए तो मानचित्र बनाते हैं हम। भारत का मानचित्र आप भी मेरे साथ साथ बनाइए। जितनी ज़्यादा बार आप मानचित्र बनाने की कोशिश करोगे, उतना ही बेहतरीन आपका मानचित्र धीरे धीरे बनता जाएगा। ठीक है, तो चलिए मानचित्र बनाइए आप। ये नेपाल हो गया, ये सिक्किम, ये भूटान, ये अरुणाचल प्रदेश और ये बांग्लादेश बनाइए। फिर यहाँ पे ये बांग्लादेश बन गया और इसके बाद ये त्रिपुरा और मिजोरम और इसको इससे मिला दीजिए। भारत बन गया हमारा छोटा सा। चलिए अब हम इसमें भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को पढ़ेंगे, कौन कौन सी वनस्पति कहाँ कहाँ पर विस्तृत है और उन वनस्पतियों में क्या क्या पाया जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो उत्तर दिशा इंगित करनी पड़ेगी और ये भी लिखना होगा कि आपको ये मानचित्र का है। तो प्राकृतिक वनस्पति कहाँ की है? भारत की प्राकृतिक वनस्पति और उत्तर दिशा हमने इंगित कर दी। अब क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंडेक्स बनाना। तो इंडेक्स बनाना ना भूलें कभी भी। 6 प्रकार के वन आपको हमने बताए थे, तो 6 प्रकार के वन आप यहाँ पे 6 डिब्बे बना लीजिए। 5 हो गए और ये 1 प्रकार का और। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस तरीके से डिजाइन कर देनी है अलग अलग। ये लीजिए, हमने डिजाइन कर दी और ये लीजिए, हमने डिजाइन कर दी भाई। अब इस डिजाइन के अनुसार यहाँ पे लिख दीजिए ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। मैंने आपको कल नोट्स लिखा दिए हैं इसके, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है और ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और ये है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन और ये है मैंग्रोव या डेल्टा या ज्वारीय वन और ये है पर्वतीय वन। ये हमने आपको कल बताया था। अब आज हम इसकी व्याख्या करेंगे, भारत के नक्शे में इसको दर्शाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कर दें शुरू। चलिए देखिए, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर पश्चिमी घाट के किनारे किनारे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है और ये असम, मेघालय, त्रिपुरा वाला जो क्षेत्र है, ये भी सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे इस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। कौन सी वनस्पति है ये? ये वनस्पति है आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, जहाँ पर हमेशा पेड़ों में पत्ते रहते हैं, बहुत घने वृक्ष होते हैं। और यहाँ पर आपका मालूम है आपको अंडमान द्वीप समूह है, उसके नीचे निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लक्षद्वीप करके एक द्वीप समूह है, वहाँ भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट और असम मेघालय वाला जो क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत जिसको कहते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी आर्द्र पर्णपाती वन, ये इसी के आसपास वाले इलाके में, यहाँ पे सॉरी ज़्यादा ऊंचा गया ये, यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, इसके पास वाला क्षेत्र, इसमें आप प्लस प्लस कर दीजिए। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पर, आर्द्र पर्णपाती का मतलब है यानी कि अच्छी खासी मात्रा में वर्षा भी होती है, लेकिन ये वन वर्षा होने के बाद अपनी पत्तियाँ गिरा भी देते हैं। यहाँ भी इसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जो गंगा का डेल्टा है आपका, गंगा घाटी में मध्य प्रदेश, आपको मालूम है भारत में सर्वाधिक वन अगर किसी राज्य में पाए जाते हैं तो वो मध्य प्रदेश ही है, ध्यान रखिएगा आप इसको। चलिए, ये आपका हो गया कौन सा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी आर्द्र पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, जो बीच का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा, ये वाला जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कौन से वन पाए जाएंगे आपको, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये शुष्क पर्णपाती वन हो गया। चलिए, शुष्क पर्णपाती वन हो गया। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन बीच में है पूरा। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाएगी, यहाँ कावेरी नदी का डेल्टा है, यहाँ कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है, यहाँ सुंदरबन का डेल्टा है, यहाँ पर यह वनस्पति पाई जाएगी। पर्वतीय वन सिंपल है, सॉरी एक और रह गया क्या इसमें, 1 2 3 1 2 3 मरुस्थलीय रह गया इसमें, ठीक है। मरुस्थलीय वन कहाँ पाए जाएंगे, यहाँ पर। आपको मालूम है भारत में मरुस्थल कहाँ है, तो आप मरुस्थल को ढूंढ करके मरुस्थलीय वनस्पति बना सकते हैं। इट्स इजी, नॉट अ डिफ़िकल्ट, ठीक है। ये मरुस्थलीय वनस्पति होगी। राजस्थान भी आ जाएगा इसमें, गुजरात भी आ जाएगा, थोड़ा सा महाराष्ट्र का क्षेत्र भी है, थोड़ा सा एमपी वाला क्षेत्र भी। पर्वतीय वन, अब बचा कुचा जो है यहाँ पर पर्वतीय वन है, ये लीजिए भाई, ये पर्वतीय वन हो गया। सिक्किम में बनाओ, और यहाँ पर इसके आजू बाजू का जो क्षेत्र है ये पर्वतीय इलाका है पूरा, तो यहाँ पे पर्वतीय वनस्पति पाई जाएगी। ये लो, ये सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल थोड़ी है, बनाइए इसको, समझ लीजिए एक बार फिर से। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार यहाँ पर है पश्चिमी घाट में, और वहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी आर्द्र पर्णपाती, इसी के पास वाला इलाका है, यहाँ भी इसी के आसपास वाला इलाका है, ये पूरा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, मध्य पूरा भारत ऊपर से लेकर के नीचे तक। उष्णकटिबंधीय मरुस्थली, मरुस्थली क्षेत्र। मैंग्रोव, डेल्टाई क्षेत्र। और पर्वतीय वन, पर्वतीय क्षेत्र। बहुत आसान, बहुत ईजी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, हमने आपको पिछले चैप्टर में भारत की प्राकृतिक स्थिति बताई थी, जिसमें प्राकृतिक भागों में आप भारत को बांटा था, 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था मुख्यतः हमने। इसमें उत्तर का विशाल मैदान प्रायद्वीपीय पठार बताया था आपको हमने, पर्वतीय क्षेत्र बताया था, और मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर तटीय मैदान बताया था आपको। तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं, इससे पहले हमने मिट्टी भी पढ़ ली, मिट्टी के हिसाब से भी आप देख सकते हो पिछले वीडियो में। अगर आपने उसको मानचित्र के माध्यम से अच्छी तरह समझाओ तो आपको ये समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। पर्वतीय वन जहाँ नाम आ गया, तो पर्वतीय क्षेत्र हम देख लेंगे भारत में कहाँ है पर्वतीय वन, कहाँ पर्वत होते हैं भारत में। पर्वत देखे तो यहाँ होते हैं, तो पर्वतीय वन वहाँ हो गए। मुश्किल है। हमने देखा डेल्टा यहाँ पर बनता है, तो डेल्टा यहाँ, डेल्टा वन यहाँ हो गए। डेल्टा इधर नहीं बनता तो डेल्टा वन इधर नहीं है। यहाँ पे डेल्टा नहीं बनता, ज्वार नदमुख बनता है तो नहीं है, ठीक है। मरुस्थल हमने देखा था, मरुस्थल कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे मरुस्थलीय वनस्पति। बहुत ईजी, बहुत ईजी, ठीक है। हमने देखा था सर्वाधिक वर्षा इधर होती है, वर्षा वाले चैप्टर में देखा था हमने पिछले वीडियो में। तो सर्वाधिक वर्षा यहाँ होती है, वहाँ होती है, तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाले वन जो समय हमेशा हरे भरे रहते हैं। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उतार लीजिए इसको, फिर हम इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटा दो, मिटा दो गुरुजी, आगे पढ़ाओ। चलो तो आगे चलते हैं।
चलिए देखिए, अब अगला टॉपिक है हमारा। अब तक हमने प्राकृतिक चीज़ों को पढ़ा था, अब हम थोड़ा सा कठिन करने जा रहे हैं भूगोल को। कठिन बोले तो अब तक हमने प्राकृतिक चीज़ों को पढ़ा, अब हम इसमें मानवीय पक्ष को भी पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से मानवीय पक्ष चलते हैं। अब तक हमने जो है प्रकृति से संबंधित चीज़ों को पढ़ा था, भूवैज्ञानिक संरचना इसकी पढ़ी थी, भूआकृतिक प्रदेश पढ़े थे, और इसके अलावा वर्षा पढ़ी थी, मिट्टी पढ़ी थी, वनस्पति पढ़ ली, ये सब प्राकृतिक चीज़ें। अब इसमें मानव को लेके आएंगे बीच में। अब हम पढ़ेंगे जल संसाधन। हालांकि जल संसाधन में मानव का लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना है उसके साथ सिंचाई परियोजनाएं, इसमें मानव का लेना देना है। सिंचाई परियोजनाएं मानव ही करता है। तो देखिए आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा जल संसाधन और सिंचाई परियोजनाएं। जल संसाधन बोले तो वाटर रिसोर्सेज, और सिंचाई परियोजना बोले तो इरिगेशन प्रोजेक्ट, PROJECT, इरिगेशन प्रोजेक्ट। चलिए सिंचाई को समझ लेते हैं क्या होता है। बहुत आसान भाषा में समझेंगे सिंचाई क्या होती है। कृत्रिम रूप से फसलों को पानी पिलाने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। पढ़ लिया होगा आपने, 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, याद दिलाते हैं बार बार में। जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक ये चीज़ें आती रहेंगी, और तब तक आप इसको बार बार में पढ़ते रहोगे, तब तक अपनी मंजिल को ना पालें। मंजिल से एक चीज़ याद आई, एक शेर है, याद रखना आप इसको, जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। क्या शेर है गुरुजी, बता दो जल्दी से। देखिए जो शेर है वो किसी शायर ने कहा है, और बहुत ऊंचा शायर है वो, भारत का मध्य प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक शायर है, इसका नाम है बशीर बद्र। बशीर बद्र का शेर है। उसने कहा है, क्या कहा है? उसने कहा है, जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है। इस शेर में तुकबंदी नहीं है। अक्सर हम शेर में आखिरी के दोनों लाइनों के दोनों शब्दों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तब जाके हम समझते हैं शेर बनाए। लेकिन शेर होता है, एक लाइन में बहुत कुछ कहने की कला को शेर कहा जाता है। तो देखिए उसने क्या कहा है कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है। मंजिल क्या है? आपकी सक्सेस। जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या ज़बरदस्त शेर कहा है, शायद आपके समझ में नहीं आया हो, लेकिन जिसके समझ में आता है, बहुत ऊंचा शेर है। मील का पत्थर, इसमें एक शब्द आया है जिसका मतलब आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था। मील का पत्थर एक सड़क होती है, सड़क के किनारे आपने देखा होगा कभी, यहाँ लिखा आता है जैसे कोटा 12 किलोमीटर, जयपुर 112 किलोमीटर, ऐसे पत्थर लगे हुए होते हैं, और उन पत्थरों पे जहाँ हमको जाना होता है वहाँ की दूरी और रास्ता बताते हैं ये पत्थर। तो ये पत्थर हमको आगे चलने का संकेत बताते हैं कि अब आपको आपकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन उस शेर में शायर ने क्या कहा है? जब से मैं चला हूँ मेरी सिर्फ और सिर्फ कहाँ नज़र है? मंजिल पर नज़र है, बीच में आने वाली चीज़ों को मैंने नहीं देखा। यानी रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा, मेरी मंजिल पर नज़र है सिर्फ। यानी कि बीच में आने वाली रुकावटों को, बीच में आने वाले संकेतों को हमने नहीं देखा। इस तरीके से शायर ने शेर कहा है। तो ये बहुत ऊंचा शेर है। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सिंचाई, कृत्रिम रूप से फसलों को पानी पिलाने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है। बहुत आसान है। अब सवाल यह उठता है कि सिंचाई को हम पढ़ते क्यों हैं? भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? तो गुरुजी, इसकी सिंचाई की आवश्यकता तो है, अब बताइए क्यों है? उसके बहुत से कारण हैं।
6 या 7 बिंदुओं के माध्यम से हम भारत में सिंचाई की जो वास्तविकता है, सिंचाई की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं को हम समझा सकते हैं 6 या 7 बिंदुओं के माध्यम से। अब वो 6 या 7 बिंदु क्या है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्षा की अनियमितता। वर्षा की अनियमितता क्या होती है गुरुजी? देखिए, वर्षा हमारे यहाँ की जो है वो अनियमित है, कभी होती है कभी नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती। इसलिए वर्षा की अनियमितता, नियमित रूप से वर्षा नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मानसून का एक काल होता है, उस काल में हमारे यहाँ वर्षा होती है, लेकिन वो वर्षा भी नियमित नहीं है, अनियमित है। तो वर्षा की अनियमितता एक है। दूसरा क्या है? वर्षा की अनिश्चितता। वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा हमारे यहाँ की है जो निश्चित नहीं है, कभी भी हो सकती है। सितंबर में भी हो सकती है, मार्च में भी हो सकती है, अप्रैल में भी हो सकती है, यहाँ तक कि जनवरी में भी हो सकती है। वर्षा की यहाँ की क्या है? अनिश्चित है, कभी भी हो सकती है। और ध्यान रखिए, भारत की जो वर्षा है वो बहुत ज़्यादा असामान्य है, सामान्य नहीं है। ठीक है। तीसरी है वर्षा की सीमित अवधि। वर्षा की सीमित अवधि, वर्षा जो हमारे यहाँ की है वो बिल्कुल सीमित है, यानी कि साल भर में केवल 3 या 4 महीने, साल भर में केवल 3 या 4 महीने हमारे यहाँ वर्षा के लिए निर्धारित है। उन 3 या 4 महीनों में भी अधिकतर दिनों में वर्षा नहीं होती। तो हमारे यहाँ वर्षा की सीमित अवधि है, 3 या 4 महीने बताई गई है। 3 या 4 महीने में हमारी वर्षा नहीं होती। इसलिए जब वर्षा नहीं होती, वर्षा की अवधि सीमित है, तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको वापस सिंचाई करनी पड़ती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अनिश्चितता हो गई, अनियमितता हो गई, सीमित अवधि होगी, मानसून की विभंगता। मानसून की विभंगता से तात्पर्य क्या है? मानसून ये हमारे यहाँ का जो है वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। विभंगता यानी कि कभी भी उसका असर खत्म हो सकता है, कभी भी वो प्रकांड रूप ले सकता है। हमारे यहाँ का मानसून के बारे में कहा जाता है कि मानसून 4 या 5 साल बाद एक बार कमज़ोर रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण कई सारी हवाएं होती हैं जो उस मानसून को कहाँ ले जाती है? वहाँ ले जाती है अमेरिका की तरफ। वहाँ पे वर्षा करता है, या जा कर के अल नीनो का प्रभाव जिसको बोलते हैं, अल नीनो ला नीनो आपने पढ़ा होगा वो वाला। तो अल नीनो ला नीनो की वजह से एक साल 4 या 5 साल में वो धाराएँ उठती है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, तो वहाँ से उठ करके अमेरिका की तरफ चलती है। तो इस वजह से हमारे मानसून की हवाओं को भी वो ले जाती है। इस वजह से हमारे यहाँ मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। तो मानसून की विभंगता, मानसून कभी आता है, कभी चला जाता है, कभी बहुत तेज़ वर्षा करता है, कभी करता ही नहीं। तो जब मानसून कमज़ोर पड़ता है तब भारत में जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है वर्षा का असमान वितरण। ये भी लिख सकते हैं हम, बिल्कुल सही बात है। वर्षा का असमान वितरण यानी कि हमारे यहाँ की जो वर्षा है, भारत की जो वर्षा है, वो अत्यधिक असमान वितरण पाया जाता है उसका। इधर पूर्वोत्तर राज्यों में बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, पश्चिमोत्तर राज्य की बात की जाए तो बहुत कम वर्षा होती है, मध्य भारत में मध्य वर्षा होती है, उत्तर की तरफ बात की जाए जम्मू कश्मीर बहुत कम बारिश होती है, नीचे की बात की जाए केरल के तट पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे वितरण समान नहीं है। तो जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पे हमको सिंचाई की आवश्यकता होती है। छठी बात कर लें हम, कुछ फसलें ऐसी होती है, कुछ फसलें अत्यधिक सिंचाई मांगती है, अत्यधिक सिंचाई वाली होती है। कुछ फसलें जैसे गन्ना बात कर ली हमने, जूट बात कर ली हमने, और इसके अलावा चावल की बात कर ली। देखिए, चावल भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। ठीक है, गेहूँ हम यहाँ पे खाते हैं, लेकिन भारत के अधिकतर इलाकों में चावल मुख्य फसल है। चाहे आप पश्चिमी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और भारत के जो पूर्व तट के जितने भी राज्य हैं, दक्षिणी जितने भी राज्य हैं, पूर्व तट के ही नहीं, उन सभी में चावल प्रमुख खाद्य भोजन है। और पूर्वोत्तर राज्य भी है। इसके अलावा केवल राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी
यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ये वाले जो क्षेत्र है यहीं पे गेहूँ खाया जाता है। मध्य प्रदेश भी कुछ मान सकते हैं। बाकी भारत के अधिकतर लगभग 70% भारत की जनसंख्या चावल खाती है। तो चावल एक प्रमुख फसल है और चावल की फसल के लिए आपको मालूम है अत्यधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो चावल की फसल उगाने के लिए हमको सिंचाई की ज़रूरत ही होती है। साल भर में लगभग 70 से 120 दिन उसके खेत में पानी भरा रहना आवश्यक है। तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता। अब मानसून तो इतना है नहीं, इतना पानी हमारे यहाँ बरसता नहीं, उन इलाकों में भी नहीं बरसता इतना जितना जहाँ पे चावल की कृषि होती है, तो वहाँ भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। सातवां कह सकते हैं हम कुछ व्यापारिक फसलें होती हैं। व्यापारिक फसलों के उत्पादन के लिए बहुत सारी व्यापारिक फसलें होती हैं। चाय, गन्ना, कॉफ़ी, जूट, इन सभी के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये फसलें भी, इसके अलावा गरम मसाले वगैरह हुए, ये सभी व्यापारिक फसलें जो हैं, इन व्यापारिक फसलों के उत्पादन के लिए हमको सिंचाई की आवश्यकता होती है। बगैर सिंचाई के पार नहीं पड़ेगी। एक और लिख सकते हैं आप, रबी की फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता। रबी की फसल जो है कब उगाई जाती है? रबी की फसल अभी उगाई जाएगी अक्टूबर नवंबर में और काट ली जाएगी मार्च अप्रैल में। तो उस दौरान भारत में कहीं भी वर्षा नहीं होती, सिर्फ तमिलनाडु को छोड़ करके। तो भारत में सिंचाई की आवश्यकता होगी। उत्तरी भारत में मावट ज़रूर होती है, लेकिन वो मावट पर्याप्त नहीं होती, इसलिए हमको सिंचाई की आवश्यकता होती है। और कुछ उन्नत बीज आए हैं, उन्नत बीजों के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता है। और पूछा जाए क्यों है, तो देख लीजिए भाई, इतने सारे कारण हैं, इस वजह से भारत में सिंचाई की आवश्यकता है। चलिए, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम बात करेंगे कल भारत की कुछ नदी परियोजनाओं की, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की, सिंचाई परियोजनाओं की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।